नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना केस में 15.8% का उछाल। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,94,720 नए केस। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 4,868। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर आज से प्राइवेट ऑफिस बंद। होटल और बार में खाना खाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध। यूपी में 60 मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी भाजपा। पहले 2 चरणों के नामों पर सहमति। आप अगले हफ्ते करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। केजरीवाल बोले, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। राजधानी दिल्ली में लुढ़का पारा। बिहार में येलो अलर्ट। बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंडक। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 442 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान 60,406 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,05,10 हो गए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 9,55,319 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,08,68 हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से देश में अब तक कुल 4,84,655 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर के साथ चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। देश में मंगलवार को कोविड रोधी टीके की 76,68,282 खुराक लोगों को दी गई, जिसके साथ ही देश में अब तक टीके की 153.7 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके के एहतियाती खुराक देने की शुरुआत के दूसरे दिन अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अग्रिम मोर्चे के 18,52,611 लोगों को यह खुराक दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्राइवेट ऑफिस और उनके कर्मचारियों को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राजधानी में अब सभी प्राइवेट दफ्तरों को अगले आदेश तक बंद रहेंगे और कोरोना महामारी के बीच अब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। डीडीएमए का यह आदेश आज से लागू हो गया है। आपको बता दें कि डीडीएमए ने ये भी बताया है कि किया है कि प्रतिबंधों से छूट प्राप्त कुछ दफ्तरों को खोला जा सकता है। डीडीएमए के दिशा निर्देशों में जरूरी सेवाओं से जुड़े निजी दफ्तरों को छूट दी गई है। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सभी रेस्टोरेंट और बार में बैठकर खाना खाने पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि होटलों से खाना पैक कराकर ले जाने की इजाजत दी गई है। कोरोना की स्थिति को लेकर सोमवार को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की समीक्षा की गई। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। डीडीएमए की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरीके से बंद करना होगा और सभी कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। दिल्ली में अभी तक प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुले हुए थे। डीडीएमए के मुताबिक कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को पाबंदियों में छूट भी दी गई है। प्राइवेट बैंक, जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर, इंश्योरेंस या फिर मेडिकल कंपनी के दफ्तर चालू रहेंगे। इसके अलावा फार्मा कंपनियों के दफ्तर, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, सिक्योरिटी सर्विसेज, पेट्रोल पंप, एलपीजी आपूर्तिकर्ता, कोरियर सर्विस से जुड़ी सेवाएं भी जारी रहेंगी। डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है। ऐसे में अतिरिक्त कड़ाई बरतने की जरूरत है। लापरवाही करने पर लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करना उसने शुरू कर दिया है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक में शुरुआती 3 चरणों की 182 सीटों के लिए नामों पर चर्चा की गई है। पार्टी मकर संक्रांति के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। कम से कम 60 मौजूदा विधायकों का टिकट भी काटा जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में खास तौर पर आंतरिक रिपोर्ट के अनुरूप टिकट काटे जाने पर भी अहम मंथन हुआ है। इसमें उन विधायकों का टिकट काटने पर सहमति बनी है
जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी है। बैठक में शुरुआती 3 चरणों से जुड़ी सीटों पर कुछ विधायकों की सीटें बदलने पर भी चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन विधायकों की सीटें बदली जा सकती हैं। शुरुआती 2 चरणों से जुड़ी 113 सीटों के पैनल पर सहमति भी बन गई है। इसमें शामिल सीटों पर 2 से 5 नाम तय किए गए। अगले दौर की बैठक में कुछ नामों की छंटनी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लग जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, चन्नी सरकार इसे संभाल नहीं पा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि इतने सालों से बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे थे, ये सिलसिला अब बंद होगा। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी के कांड, बम ब्लास्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा की चूक, ये मुद्दा गरमाया रहा है। केजरीवाल ने कहा, यदि आप सत्ता में आती है तो हम पंजाब के लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करके और बेअदबी की पिछली सभी घटनाओं में न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन देते हैं। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, चाहे वह पीएम हो या और कोई भी हो। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हुई बारिश का असर अब दिखना शुरू हो गया है। उधर पहाड़ी इलाकों, उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंडक भी बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ शीतलहर दस्तक दे रही है, जिससे पारा लुढ़कना भी शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में दोपहर को निकली धूप के बाद शाम को एकाएक सर्दी बढ़ गई, जिससे पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में सर्दी बढ़ेगी और रात का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहने का भी अनुमान है। इसके साथ ही कोहरा भी दस्तक देगा। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के तहत अगले 2 घंटे में यूपी व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हरियाणा के कुछ क्षेत्र व उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में माध्यम से तीव्रता की बारिश भी हो सकती है। आईएमडी की ओर से बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 जनवरी तक यहां बारिश होती रहेगी। राज्य के 13 जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं राज्य में पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 से 48 घंटों में हवा की गति में भी बदलाव होगा, जिससे ठंड और भी बढ़ सकती है। तो ब्रेक पर रुकने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना केस में 15.8% का उछाल। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,94,720 नए केस। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 4,868। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर आज से प्राइवेट ऑफिस बंद, होटल और बार में खाना खाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध। यूपी में 60 मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी भाजपा। पहले 2 चरणों के नामों पर सहमति। आप अगले हफ्ते करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। केजरीवाल बोले, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। राजधानी दिल्ली में लुढ़का पारा, बिहार में येलो अलर्ट, बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंडक। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में स्वामी प्रसाद मौर्य और 3 अन्य बीजेपी विधायकों का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। पूर्वी यूपी से संबंध रखने वाले और कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता मौर्य ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। वह 5 बार के विधायक है और साल 2002 से मंत्री पद संभाल रहे थे। मौर्य जैसे नेताओं की बदौलत बीजेपी अलग अलग क्षेत्रों के ओबीसी वोटरों को लुभाने में कामयाब हुई थी। मंगलवार को यूपी बीजेपी के सारे बड़े नेता
दिल्ली थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में थे और यहां चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा था। इस बैठक के दौरान मौर्य के इस्तीफे पर भी चर्चा की गई। बीजेपी नेतृत्व मौर्य के इस्तीफे से सजग हो गया है और उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे नाराज चल रहे विधायकों और नेताओं से संपर्क करें और उन्हें पार्टी न छोड़ने के लिए मनाएं। खबर के मुताबिक यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से फोन पर बात की है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के बीजेपी महासचिव सुनील बंसल को भी यह काम सौंपा गया है कि वे उन नेताओं से बातचीत करें जो आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं। केशव मौर्य ने ट्वीट भी किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना फैसला पर दोबारा सोचना चाहिए। हालांकि कई पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले भी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने अपने कुछ नेताओं को हिदायत दी है कि वे मामले को बेवजह तूल न दें, क्योंकि पार्टी चर्चा को तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को तो अपना वह ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना की थी। अटकलें यह भी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब कुशीनगर की पडरौना सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मंगलवार को दिल्ली में अपनी कोर कमेटी की बैठक की। बैठक उस समय हुई जब यूपी के मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और 3 अन्य विधायकों ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है और अब सभी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की भी उम्मीद है। वहीं मंगलवार को हुई बैठक 10 घंटे तक चली है। आज दोबारा बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हुई बैठक की अध्यक्षता की। इसमें भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के यूपी महासचिव सुनील बंसल और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी शामिल थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। शाह प्रमुख क्षेत्रों की क्षेत्रवार समीक्षा की और राज्य की जमीनी हकीकत को लेकर क्षेत्रीय प्रभारियों से फीडबैक भी लिया। शाह ने चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के मद्देनजर चुनाव प्रचार को लेकर भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी विस्तृत उस पर चर्चा भी की। उन्होंने बैठक में नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों के साथ साथ उन सीटों पर भी चर्चा की जहां पहले और दूसरे चरण में चुनाव किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। सभी दल जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। भाजपा, सपा और बसपा के नेता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्टी के ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिन्हें राजनीति में तनिक भी अनुभव नहीं है। यानी कि राजनीति की पाठशाला में जाए बगैर ही इन नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है और अब देखना होगा कि यह किस तरह से यह नेता अपनी पहली बार में ही बैटिंग कर पाते हैं। वैसे तो बहुजन समाजवादी पार्टी इस समय अपनी चुनावी जमीन को तलाश रही है, जिसको लेकर उसके उम्मीदवार अपने परंपरागत वोटर की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और इन्हीं वोटर्स के दम पर सत्ता में लौटने का भी दम लगा रहे हैं। लेकिन बस्ती में बसपा के हालात कुछ अलग है। मतलब बसपा ने जिन नेताओं को अपना उम्मीदवार घोषित किया है वे सभी पहली और बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे ये उम्मीदवार पूर्वांचल में बसपा सुप्रीमो मायावती की नैया को पार लगा सकते हैं और बस्ती जनपद को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर सभी दल अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। बस्ती जनपद कभी बसपा का गढ़ माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर 5 में से 4 सीटों पर कई बार बसपा के विधायक चुनकर यूपी के विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस बार नए नए नेताओं पर दांव खेलना मायावती की क्षमता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। सदर विधानसभा सीट पर बसपा के टिकट पर घोषित हुए उम्मीदवार आलोक रंजन की बात करें तो उनके पास डॉक्टर की डिग्री है। अब वे विधायक की डिग्री लेने की कोशिश में जुटे। अब देखना ये होता है कि आने वाले दौर में वो जनता के बीच कितने लोकप्रिय हो सकते हैं।
यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही हर दिन दल बदल का दौर जारी है। एक यहाँ मंगलवार को राज्य सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कल 4 बीजेपी विधायकों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। वहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। सपा से 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव 14 जनवरी को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सितारगंज से फिर एक बार टिकट की दावेदारी कर रहे विधायक हरिओम यादव को रामगोपाल यादव के साथ मतभेदों का खामियाजा भुगतना पड़ गया है। मतभेदों के कारण सपा ने सिरसागंज से विधायक को टिकट देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विधायक को बीजेपी नेतृत्व से सिरसागंज से टिकट मिलने का आश्वासन भी मिला है, जिसके बाद अब 3 बार के सपा विधायक के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि विधायक हरिओम यादव 14 जनवरी को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हरिओम यादव शिकोहाबाद से 2002 में और 2012 व 2017 में सिरसागंज सीट से विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर के दौरान 2017 में फिरोजाबाद जिले की एकमात्र सिरसागंज सीट से ही समाजवादी पार्टी उस सीट को बचा पाई थी, लेकिन अब रामगोपाल यादव से मतभेदों के चलते सपा विधायक का टिकट कटना तय माना जा रहा है, जिसके बाद विधायक ने मकर संक्रांति के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि हरिओम यादव का नाम फिरोजाबाद जिले के कद्दावर नेताओं में आता है। उनके बीजेपी में आने के से यादवलैंड में पार्टी को मजबूत होने की उम्मीद है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले व इससे हो रही मौतों के आंकड़े बढ़ने के बाद भी दिल्ली नहीं सुधर रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना नियमों की अवहेलना करने पर दिल्ली वासियों ने जिला प्रशासन को 90 लाख से अधिक का जुर्माना भरा है। कोरोना नियमों को लेकर सबसे अधिक लापरवाही दक्षिण पूर्वी जिला में पाई गई है। वहीं सबसे कम चालान नई दिल्ली इलाके में किए गए हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी जिला में मास्क न पहनने को लेकर 780 चालान किए गए हैं। केवल मास्क से ही यहां प्रशासन ने 15,60,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके बाद मास्क को लेकर सबसे अधिक 730 चालान पूर्वी जिले में किए गए हैं। साथ ही यहां पर 5 चालान शारीरिक दूरी का पालन न करने को लेकर भी किए गए। यहां किए गए कुल 735 चालान से प्रशासन को 14,70,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तरी जिले में मास्क न पहनने पर 583 और शारीरिक दूरी को लेकर 40 चालान किए गए हैं। शारीरिक दूरी को लेकर सबसे अधिक 62 चालान पश्चिमी जिले में हुए हैं। नई दिल्ली इलाके में कोरोना नियमों की अवहेलना करने को लेकर 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा किसी अन्य जिले में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। खुले में थूकने को लेकर सबसे अधिक 9 चालान उत्तरी जिले में किए गए हैं। वहीं पान गुटखा और तंबाकू खाकर थूकने पर सिर्फ दक्षिणी पश्चिमी जिले में 2 चालान हुए हैं। बीते 24 घंटे में मास्क को लेकर 4,434, शारीरिक दूरी को लेकर 107, खुले में थूकने को 17 और पान गुटखा खाकर थूकने पर 2 चालान किए गए हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना केस में 15.8% का उछाल। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,94,720 नए केस। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 4,868। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर आज से प्राइवेट ऑफिस बंद। होटल और बार में खाना खाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध। यूपी में 60 मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी भाजपा। पहले 2 चरणों के नामों पर सहमति। आप अगले हफ्ते करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। केजरीवाल बोले पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। राजधानी दिल्ली में लुढ़का पारा। बिहार में येलो अलर्ट। बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंडक। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए? Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में कई बड़े राजनीतिक चेहरे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसमें मोहाली के रहने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल सहित कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इससे इनकार किया है। पंजाब भाजपा के महासचिव जीवन गुप्ता ने बताया कि भाजपा में शामिल होने वालों में पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री पंजाब लखविंदर कौर गरचा, यूथ कांग्रेस के हलका शुतराना के उपाध्यक्ष व कांग्रेस कमेटी सामना के उपाध्यक्ष बेअंत सिंह सरहदी फेयरवेयर एवं डेवलपमेंट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष कप्तान अमनदीप सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क, ज्वाइंट सचिव पंजाब अकाली दल व सीनियर उपाध्यक्ष पंजाब राय सिख सुधार सभा के पूर्णचंद ने भाजपा का दामन थाम लिया। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व पीए एवं सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व सीनियर उपाध्यक्ष इकबाल सिंह तुंग, मुख्यमंत्री चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल, किसान यूनियन कादिया ग्रुप जिला मोगा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जिला प्रबंधन किसान विंग शिरोमणि अकाली दल के रणवीर सिंह रनिया, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चौधरी अर्जुन सिंह कंसल, डायरेक्टर पंजाब मंडी बोर्ड एंड ऑल इंडिया जाट महासभा चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजिंदर सिंह बधेरी सहित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व अन्य संगठनों से 68 नेता अपने सहयोगियों के साथ भाजपा में शामिल हुए। गुप्ता ने सभी का भाजपा में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि इन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और यह सभी पार्टी की विचारधारा व केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों को अपने इलाके की जनता तक पहुंचाकर विधानसभा चुनाव में अपने हलके के भाजपा उम्मीदवार की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। पंजाब पुलिस के डीएसपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में फिरोजपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। निजी चैनल के ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से आने की खबर आला अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। वायरल वीडियो में सीआईडी के डीएसपी कहते हुए दिख रहे हैं कि इस बात की आशंका थी कि प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से जाने के दौरान अड़चन आ सकती है। यह स्टिंग ऐसे समय सामने आया है जब सुरक्षा में हुई चूक का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की जांच समिति को खारिज कर अपनी निगरानी में कमेटी बनाने की बात कही है। दूसरी ओर पंजाब सरकार का कहना है कि यदि उनकी गलती हो तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों के साथ साथ अब मौतों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हर रोज संक्रमित मरीजों की बड़ी संख्या सामने आ रही है। वहीं मौतों का भी ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। सोमवार को 17 मरीजों की मौत हो गई। वहीं मंगलवार को आंकड़ा 23 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों के दैनिक आंकड़ों ने एक बार फिर 8 माह पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मंगलवार को कुल 21,259 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं मौतों का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की जान भी कोरोना की वजह से चली गई है, जबकि लगातार 2 दिनों से 17 मरीजों की जान जा रही है। उधर स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय की महानिदेशक डॉक्टर नूतन मुंडेजा की ओर से भी मंगलवार को जारी किए गए आदेशों में साफ और स्पष्ट किया है कि कुछ दिनों से कोविड-19 के केस में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसके चलते दिसंबर आखिरी सप्ताह से लेकर अब तक अस्पतालों में 70 मरीजों की जान जा चुकी है। इसमें से अधिकांश मौतें मोरबिडी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक और लीवर से ग्रसित बीमारियों की वजह से हुई है। हेयर डिजाइनर जावेद हबीब प्रकरण में पीड़िता बड़ौद निवासी महिला पूजा गुप्ता ने अपने परिजनों के साथ क्रांति सेना के कार्यालय पर पहुंची और सहयोग भी मांगा। सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने उन्हें हर संभव मदद का उन्हें आश्वासन भी दिया है। आरोपी को जेल भिजवाए बगैर क्रांति सेना के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है क्रांति सेना का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही एसएसपी से मिलकर जावेद हबीब के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने, रासुका लगाने व गिरफ्तार करने की मांग भी करेगा। ब्यूटी पार्लर संचालिका के सिर पर थूकने के मामले में हेयर ड्रेसर जावेद हबीब ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होकर माफी भी मांग ली है। हबीब ने भरोसा दिलाया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आयोग ने इस मामले में प्रदेश के डीजीपी को कार्रवाई के लिए पिछले दिनों पत्र भी लिखा था। चर्चित प्रकरण में जावेद हबीब को मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होना पड़ा। इस दौरान उसने महिला आयोग के सामने अपनी सफाई भी पेश की।
अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार धर्म संसद के भाषणों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत में आज बुधवार को सुनवाई की जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले मामले की वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने अदालत से कहा था कि सत्यमेव जयते की जगह अब शस्त्रमेव जयते की बात हो रही है। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो भी सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की भी जरूरत है। वक्ता ने कहा था किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बने। वक्ता ने कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर भी रोक लगानी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना केस में 15.8% का उछाल। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,94,720 नए केस। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 4,868। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर आज से प्राइवेट ऑफिस बंद। होटल और बार में खाना खाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध। यूपी में 60 मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी भाजपा। पहले 2 चरणों के नामों पर सहमति। आप अगले हफ्ते करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। केजरीवाल बोले पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। राजधानी दिल्ली में लुढ़का पारा। बिहार में येलो अलर्ट। बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंडक।